नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट जारी की। यूरोपीय संसद ने मार्केट इन क्रिप्टो एक्ट को मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 जारी की। नागरिक विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक 5.0 की शुरुआत की। विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली घोषणा पत्र के साथ समाप्त हुआ। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई का कहना है कि वो भ्रामक दावा करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करता रहता है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर है मौसम विज्ञान से संबंधित। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट जारी की। ये वार्षिक रिपोर्ट तापमान, महासागरीय ऊष्मा, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, चरम मौसम जैसे जलवायु संकेतकों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ये रिपोर्ट आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट के लिए पूरक का काम करती है। WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। 193 देश और क्षेत्राधिकार इसके सदस्य हैं। भारत भी इसका एक सदस्य है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 2022 में वैश्विक औसत तापमान 1850 से 1900 के औसत तापमान से 1.15 डिग्री सेल्सियस ज्यादा थी। पिछले 3 वर्षों के दौरान ला नीना परिघटना से उत्पन्न शीतलन प्रभाव के बावजूद 2015 से 2022 के बीच के 8 वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर गर्म रहे हैं। इसमें 3 मुख्य ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता 2021 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। समग्र रूप से महासागरीय सतह के 58% भाग पर 2022 के दौरान कम से कम एक समुद्री हीट वेव की घटना को दर्ज किया गया। समुद्री जल स्तर में वैश्विक औसत वृद्धि की दर 1993 से 2002 और 2013 से 2022 के बीच दोगुनी हो गई। और आइए अब चर्चा करते हैं इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में। 2022 के मॉनसून पूर्व सीजन में हीट वेव के कारण भारत और पाकिस्तान में फसल की पैदावार में गिरावट दर्ज की गई। तिब्बत के पठार के आसपास हाल के आकलन में पाया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ शीतोष्ण क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। आपको बता दें कि तिब्बत के पठार में आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र के बाहर हिम और बर्फ का सबसे बड़ा भंडार है। पूर्वी अफ्रीका में पिछले 5 आर्द्र मौसमों में औसत से कम वर्षा दर्ज की गई है, जो 40 वर्षों में सबसे लंबी अवधि है। यूरोपीय संसद ने मार्केट इन क्रिप्टो एक्ट को मंजूरी दी। मीका यानी मार्केट इन क्रिप्टो एक्ट ये यूरोपीय संघ के व्यापक डिजिटल वित्तीय पैकेज का हिस्सा है। इसमें डिजिटल ऑपरेशनल रेजिलियंस एक्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पर पायलट रिजीम शामिल है। मीका का मुख्य उद्देश्य यूरोपीय संघ में क्रिप्टो एसेट्स मार्केट के लिए समान कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना है। संपूर्ण यूरोपीय संघ में उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नवाचार और नई वित्तीय तकनीकों को भी अपनाना इसका उद्देश्य है। मीका की और मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये क्रिप्टो प्लेटफॉर्म टोकन जारीकर्ताओं तथा ट्रेडर्स के लिए क्रिप्टो लेनदेन में पारदर्शिता बरतने, प्रकटीकरण मानदंडों को अपनाने, अनुमति लेने और पर्यवेक्षण से संबंधित नियमों का अनुपालन आवश्यक बनाता है। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को अपने संचालन से जुड़े जोखिमों के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करना होगा। इसके अलावा नए टोकन की बिक्री को विनियमन के दायरे में लाया गया है। टीथर जैसे स्टेबल कॉइन्स को पर्याप्त भंडार बनाए रखने की आवश्यकता होगी ताकि बड़े पैमाने पर निकासी की स्थिति में कॉइन्स की बढ़ती मांग की रिक्वेस्ट को पूरा किया जा सके। यदि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म निवेशकों की उचित सुरक्षा करने में असफल रहते हैं, तब यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण हस्तक्षेप करते हुए या तो उन्हें प्रतिबंधित कर देगा या फिर उनका संचालन सीमित कर देगा। क्रिप्टो एसेट्स के मामले में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा संबंधी नियम लागू किए गए हैं। यात्रा नियमों के तहत वित्तीय कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने में मदद करने के लिए प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के बारे में जानकारी की स्क्रीनिंग करने, रिकॉर्ड रखने और उपयुक्त प्राधिकरण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ये एक्ट क्रिप्टो से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं को भी संबोधित करने का प्रयास करता है। कंपनियों को उनकी ऊर्जा खपत के साथ साथ पर्यावरण पर डिजिटल एसेट्स के प्रभाव को बताने के लिए भी बाध्य किया गया है। वर्तमान समय में भारत में क्रिप्टो एसेट्स विनियमित नहीं है। क्रिप्टो एसेट्स को विनियमित करने के लिए वैश्विक स्तर पर कई प्रयास किए गए हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 9 सूत्री क्रिप्टो परिसंपत्ति कार्य योजना जारी की है। OECD ने क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी CARF को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्रिप्टो एसेट्स में लेन देन को लेकर मानकीकृत तरीके से टैक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना है। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के उद्देश्य से
वर्चुअल एसेट्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए बाध्यकारी मानक जारी किए हैं। नागरिक विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक 5.0 की शुरुआत की। RCS उड़ान एक बाजार संचालित योजना है। इसका उद्देश्य इस्तेमाल से रहित और कम इस्तेमाल वाले हवाई अड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाना और हवाई यात्रा को किफायती बनाना है। इसे राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति 2016 की समीक्षा के बाद तैयार किया गया था। उड़ान 5.0 की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें कैटेगरी 2 में 20 से 80 सीट और कैटेगरी 3 में 80 सीट से ज्यादा पर ध्यान दिया गया है। 600 किलोमीटर की दूरी सीमा को समाप्त कर दिया गया है। कोई भी पूर्व निर्धारित मार्ग का विकल्प नहीं दिया जाएगा। वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF को पहले के 500 किलोमीटर से बढ़ाकर 600 किलोमीटर कर दिया गया है। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से सरकार की प्राथमिकताओं के साथ साथ बाजार के अनुभव या मांग के आधार पर उड़ान योजना में कई संशोधन किए गए हैं और कई प्रावधान जोड़े गए हैं। जैसे कि उड़ान 2 के तहत पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्र और द्वीपीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। उड़ान 3 के तहत सी प्लेन के संचालन और पर्यटन मार्गों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। उड़ान 4 के तहत लघु विमानों के लिए VGF समर्थन से वृद्धि की गई। राज्य हवाई मार्गों को शामिल किया गया और रीजनल हब के विकास के लिए छोटे मार्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया। वहीं लाइफलाइन उड़ान की सेवा कोरोना महामारी के दौरान मेडिकल कार्गो के परिवहन के लिए की गई थी। कृषि उड़ान सेवा विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट रीजन और जनजातीय बहुल जिलों के कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य दिलाने के लिए शुरू की गई थी। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मार्ग भी शुरू किया गया। इसकी शुरुआत गुवाहाटी या इम्फाल से वहां तक अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की संभावनाओं का पता लगाने के लिए की गई थी। और आइए अब चर्चा करते हैं उड़ान योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में। ये सीमित सरकारी सहायता से चलती है। इस योजना के उद्देश्यों को एयरलाइन ऑपरेटर्स को प्रदान किए गए मौद्रिक और गैर मौद्रिक लाभों के माध्यम से प्राप्त किया जाना था। ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। एयरलाइन ऑपरेटर्स को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समितियां गठित की गई हैं। इसके अलावा हवाई किराए पर एक ऊपरी सीमा, प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रियाएं तथा पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली इसकी कुछ अन्य विशेषताएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 जारी की। IFPRI की स्थापना 1975 में की गई थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में गरीबी को सतत रूप से कम करना और भुखमरी तथा कुपोषण को समाप्त करने के लिए अनुसंधान आधारित नीतिगत समाधान प्रदान करना है। इस रिपोर्ट में कई निष्कर्ष दिए गए। इसके मुताबिक 2020 से 22 के दौरान कई कारणों से खाद्य असुरक्षा में वृद्धि हुई है। इन कारणों में शामिल है कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, नागरिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2050 तक 7.2 करोड़ और लोग अल्पपोषित होंगे। इस रिपोर्ट में खाद्य संकट के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कई उपायों की सिफारिश की गई है। इसके क्षेत्रों की बात करें तो इसमें जोखिम निगरानी के बारे में ये कहा गया है कि अकाल की घोषणा के लिए प्रोटोकॉल को संशोधित करने की जरूरत है ताकि संघर्ष प्रभावित स्थानों में भी इसकी घोषणा की जा सके। संकट पैदा करने वाले कारकों के विश्लेषण को मजबूत किया जाए। इनमें वैश्विक आपूर्ति और मूल्य संबंधी आघात जैसे कारण भी शामिल हैं। वहीं मानवीय प्रतिक्रिया के क्षेत्र में बात करें तो पूर्वानुमानित कार्य योजना फ्रेमवर्क्स तैयार किए जाएं ताकि भावी संकटों की पहले ही पहचान करके वित्त पोषण आरंभ किया जा सके। ऐसे उपायों को अपनाया जाए जिनमें मानवीय विकास शांति के उद्देश्यों की झलक दिखे। इसके कुछ उदाहरण हैं पोषण संवेदनशील प्रोग्रामिंग, स्थानीय खरीद का उपयोग आदि। वहीं लचीली खाद्य प्रणालियों के निर्माण के क्षेत्र में देखें तो आघातों के प्रकार, विशेष संदर्भ और मूल्य श्रृंखला के आधार पर प्रभावी कदम उठाए जाएं। जलवायु स्मार्ट कृषि और सूचकांक आधारित बीमा जैसी लचीली प्रणालियों का निर्माण करने वाली बेहतर और अभिनव प्रौद्योगिकियों और समाधानों में निवेश किए जाएं। संकट से उबरने के लिए अनुकूली सुरक्षा जाल बिछाए जाएं। सामाजिक सुरक्षा प्रोग्रामिंग में शॉक रिस्पॉन्सिव डिजाइन को शामिल करने के लिए उचित निवेश करने की जरूरत है। इसके उदाहरण है निगरानी और भविष्यवाणी करने वाली प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में निवेश। इसके अलावा आपातकालीन मानवीय सहायता और पहले से मौजूद सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के बीच समन्वय में सुधार करने की जरूरत है। और आइए बात करते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र की। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली घोषणा पत्र के साथ समाप्त हुआ। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य बौद्ध धर्म से संबंधित और सार्वभौमिक चिंताओं के मामलों पर विचार करने के लिए दुनिया भर के बौद्ध विद्वानों, परिसंघ के नेताओं एवं बौद्ध धर्मावलंबियों को एक मंच पर एक साथ लाना था। इस घोषणा पत्र में ये कहा गया कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में बौद्ध धर्म के ग्रंथ, सिद्धांत और दर्शन
विभिन्न धार्मिक विश्वासों के बीच संवाद, सद्भाव और सार्वभौमिक शांति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम मार्गदर्शक साधन है। जीवंत विरासत के रूप में बौद्ध तीर्थ यात्रा के महत्व को पहचाना जाए। इस शिखर सम्मेलन में भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति में बौद्ध धर्म की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया गया। आपको बता दें कि सॉफ्ट पावर रणनीति के तहत अनुनय यानी कि परसुएशन और आकर्षण यानी अट्रैक्शन का उपयोग करके प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बिना दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। बौद्ध कूटनीति की दिशा में कई पहलें की गईं, जैसे कि प्रधानमंत्री बौद्ध धर्म को अपनी राजनयिक यात्राओं का नियमित हिस्सा बनाते रहे हैं और साझी बौद्ध विरासत पर भी बल देते रहे हैं। धर्मशाला में दलाई लामा और तिब्बत की निर्वासित सरकार की उपस्थिति ने वैश्विक बौद्ध समुदाय के बीच भारत की छवि को मजबूत किया है। भारत ने साउथ कोरिया के बौद्ध तीर्थयात्रियों की मेजबानी की है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले विशेष बौद्ध पर्यटक सर्किटों का निर्माण किया है और नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किया गया है। वहीं बौद्ध कूटनीति को बढ़ावा देने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि बौद्ध धर्म की सभी एशियाई देशों में उपस्थिति है और इस क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के आधार पर एशियाई देशों के साथ गहरे संबंध स्थापित करने से नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीति के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। और अब चर्चा करते हैं फसाई की, यानी कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की। प्राधिकरण ने ये कहा है कि भ्रामक दावा करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ ये कार्रवाई करता है। फसाई का ये बयान एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा बॉर्नवीटा में भारी मात्रा में शुगर की उपस्थिति के आरोप लगाए जाने के बाद आया है। भारत में खाद्य विज्ञापनों के विनियमन की चर्चा करें तो इसमें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में नकली ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ बेचने और भ्रामक विज्ञापनों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। फसाई ने खाद्य सुरक्षा और मानक विज्ञापन और दावे विनियम 2018 को अधिसूचित किया है। इसके तहत भ्रामक दावों और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया है और इनको दंडनीय अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। फसाई ने एक समर्पित विज्ञापन निगरानी समिति की स्थापना की है जो समय समय पर विभिन्न चैनलों पर फूड बिजनेस ऑपरेटर्स द्वारा किए जा रहे विज्ञापनों और दावों की जांच करती है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी ASCI विज्ञापन में स्व विनियमन के लिए संहिता यानी ASCI कोड का मसौदा तैयार करके उसका कार्यान्वयन कर रही है। फसाई को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय कोडेक्स के साथ समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। दरअसल फसाई अपने वेब आधारित एप्लीकेशन खाद्य सुरक्षा और अनुपालन प्रणाली फोस्कोस का हिंदी में अनुवाद करेगा, जिसके बाद इसे सभी स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुत किया जा सकेगा और इससे इसके दायरे में विस्तार भी होगा। FBOs के पंजीकरण और लाइसेंसिंग के लिए फोस्कोस एक व्यापक ऑनलाइन अनुपालन मंच है और फसाई के साथ FBOs के इंटरफेस के लिए वन पॉइंट स्टॉप है। फोस्कोस फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम का एक नवीन संस्करण है। आपको बता दें कि भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। फसाई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य मानव उपयोग के लिए सुरक्षा भोजन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञापन आधारित मानकों को निर्धारित करना है। इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत लाया गया है। इसके तहत सौंपे गए कार्यों की बात करें तो ये प्रमाणन निकायों को मान्यता प्रदान करने के लिए तंत्र और दिशा निर्देश निर्धारित करता है। ये केंद्र एवं राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह देता है और उन्हें तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। ये खाद्य उपभोग, जैविक जोखिम संबंधी घटनाओं और व्यापकता पर डेटा एकत्रित करता है और उभरते जोखिमों की पहचान करता है। इसने त्वरित चेतावनी प्रणाली की भी शुरुआत की है। ये खाद्य सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मानकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास में योगदान देता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कैरिबियन समुदाय और साझा बाजार कैरिकॉम। हाल ही में चौथी भारत कैरिकॉम मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई। कैरिकॉम 20 देशों का एक समूह है। इस समूह में 15 सदस्य देश और 5 सहयोगी सदस्य शामिल हैं। इनमें से अधिकांश लघु द्वीपीय और विकासशील देश हैं। इसके सदस्य देशों में शामिल है एंटीगुआ एंड बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, डोमिनिका, हैती और जमैका। 1973 में चौगर-रामाज की संधि पर हस्ताक्षर के बाद कैरिकॉम का गठन हुआ था। भारत, ईरान और आर्मेनिया ने एक त्रिपक्षीय समूह का गठन किया। पहली बार भारत, ईरान और आर्मेनिया एक त्रिपक्षीय प्रारूप में भावी बैठकें आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। ये त्रिपक्षीय समूह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के अलावा एक और गलियारे को विकसित करेगा।
जो रूस को आर्मेनिया के माध्यम से यूरोप से जोड़ेगा। पूर्व में जारी एक रिपोर्ट में ये भी सुझाव दिया गया था कि आर्मेनिया ने भारतीय व्यापारियों को रूस और यूरोप के साथ जोड़ने के लिए ईरान से होते हुए फारस की खाड़ी, काला सागर गलियारा का प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्तावित गलियारा INSTC के समानांतर विकसित किया जाएगा। इस बैठक में तीनों पक्षों ने आर्थिक परियोजनाओं और क्षेत्रीय संचार चैनलों पर चर्चा की। इसके अलावा तीनों देशों ने सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को गहन करने की संभावनाओं को भी रेखांकित किया। अगला टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। माइलिन बेसिक प्रोटीन MBP विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने MBP का निर्माण किया है। MBP माइलिन शीथ का एक प्रमुख प्रोटीन घटक है। माइलिन शीथ एक सुरक्षात्मक झिल्ली है जो तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष यानी एक्सोन के चारों ओर लिपटी हुई होती है। ये झिल्ली मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों का अध्ययन करने में एक मॉडल प्रोटीन के रूप में कार्य करती है। MBP को माइलिन के साइटोसोलिक सतहों के जुड़ाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है। MBP के निर्माण से प्रोटीन के आसपास अलग अलग रासायनिक और भौतिक गुणों का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 विश्व बैंक द्वारा जारी LPI 2023 में भारत ने अपनी रैंक में सुधार करते हुए 38वां स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2018 में इस सूचकांक में भारत 44वें स्थान पर था। सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण निवेश के चलते भारत ने पत्तनों के प्रदर्शन के मामले में सुधार दर्ज किया है। सिंगापुर ने इस सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। LPI यानी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स एक बेंचमार्किंग उपकरण है। इस सूचकांक का आरंभ देशों को व्यापार लॉजिस्टिक्स के संबंध में उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करने के लिए किया गया है। LPI 2023 में देशों को व्यापार के 6 आयामों पर रैंक प्रदान किया गया है। इनमें कुछ प्रमुख आयाम है सीमा शुल्क प्रदर्शन, बुनियादी ढांचा की गुणवत्ता, शिपमेंट में लगने वाला समय आदि। अगला टॉपिक है विद्युत संशोधन नियम 2023 का मसौदा। ये विद्युत अधिनियम 2003 के तहत बनाए गए विद्युत नियम 2005 में संशोधन करेगा। इसके मुख्य प्रावधानों की बात करें तो राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को अपने क्षेत्राधिकार वाले डिस्कॉम्स के बारे में तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। SERCs डिस्कॉम्स पर जुर्माना लगा सकते हैं यदि उनका सब्सिडी लेखा, सब्सिडी के बढ़े हुए बिल और भुगतान अधिनियम के प्रावधानों या नियमों के अनुसार नहीं है। ये संशोधन पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के अनुरूप है। RDSS का लक्ष्य सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि को अखिल भारतीय स्तर पर 12 से 15% के बीच लाना है। कारखाना तमिलनाडु संशोधन विधेयक 2023। तमिलनाडु विधानसभा ने कारखाना तमिलनाडु संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। इस विधेयक के जरिए एक नया खंड शामिल करके कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन किया गया है। केंद्रीय संहिता व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर संहिता 2020 की धारा 127 राज्य सरकार को अन्य बातों के साथ साथ लचीले कार्य के घंटे निर्धारित करने में सक्षम बनाती है। हालांकि इसके लिए राज्यों को एक अधिसूचना जारी करना जरूरी है। इस विधेयक में कारखाने के उन श्रमिकों की दैनिक कार्य शिफ्ट को मौजूदा 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रावधान है, जो सप्ताह में केवल 4 कार्य दिवस का विकल्प चुनते हैं। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार। हाल ही में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। सरकार ने 2006 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना शुरू की थी। इस योजना को केंद्र और राज्य सरकारों के जिला या संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को स्वीकार करने, मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना को 2021 में रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसरण और संस्थागतकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नया स्वरूप दिया गया है। पश्चिम बंगाल में जैव विविधता विरासत स्थल BHS यानी कि बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। BHS यानी कि बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स समृद्ध जैव विविधता वाले विशिष्ट और पारिस्थितिक रूप से नाजुक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। पश्चिम बंगाल ने 4 नए BHS अधिसूचित किए हैं, जिनमें शामिल है 4 बालीडांगा जो कि नदिया जिले में है। इसमें हुगली नदी पर स्थित 2 द्वीप शामिल हैं। यहाँ लंबी घास वाले उष्णकटिबंधीय नदी तटीय वनस्पतियां और दलदली समतल भूमि पाई जाती है। राज्य बागवानी अनुसंधान एवं विकास स्टेशन परिसर देयपारा नदिया में। इसके अलावा नमथिंग पोखर हिमालयी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। साथ ही अमखोई जीवाश्म पार्क ये विशिष्ट भूवैज्ञानिक और पुरा वानस्पतिक विशेषताओं से युक्त है। ये स्थल पश्चिम बंगाल का पहला वुड फोसिल पार्क है।
वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार से संबद्ध कृषि। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि को वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार से जोड़ने और अतिरिक्त ग्रामीण आय उत्पन्न करने के लिए एक कृषि वानिकी परियोजना शुरू की है। कार्बन बाजार एक व्यापारिक मॉडल है जहां कार्बन क्रेडिट को बेचा और खरीदा जाता है। ये निवेशकों और कंपनियों को एक साथ कार्बन क्रेडिट और कार्बन ऑफसेट का व्यापार करने की अनुमति देता है। भारत कार्बन क्रेडिट का एक महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। विमजेस सीआरपीए। यूएसए के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी ने अमेरिका में दुर्लभ स्ट्रेन विमजेस सीआरपीए के प्रकोप के लिए भारत में बनी आई ड्रॉप को जिम्मेदार बताया है। विमजेस सीआरपीए व्यापक दवा प्रतिरोधी स्यूडोमोनास एरोगिनोसा का एक दुर्लभ स्ट्रेन है। ये आंखों के संक्रमण सहित कई प्रकार के संक्रमणों से जुड़ा हुआ है। विमजेस सीआरपीए से संक्रमित अधिकांश रोगियों ने कृत्रिम आंसू आने की शिकायत की है। और इसके साथ ही यंग समाप्त होता है। विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।